कछुआ भी डरते हुए कहता है, कहीं मेरी गैर हाजिरी में तुम दोनों ने वो दरवाजा खोल तो नहीं दिया। युग और अभिमन्यु कछुए की बात का कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। वो दोनों एक दूसरे की तरफ घूर घूर कर देख रहे थे। कछुआ डरते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम ये एक दूसरे की सूरत क्यों देख रहे हो? मेरी बात का कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बताओ ना, कहीं तुमने यक्षिणी जिस कमरे में कैद है उसे खोल तो नहीं दिया? अभिमन्यु हिचकिचाते हुए कहता है, यार कछुए, बात यह है कि गलती से वो दरवाजा हम दोनों से खुल गया। जैसे ही अभिमन्यु ये बात बोलता है, कछुआ हकलाते हुए कहता है, क्या कहा? गलती से? इसे तुम गलती कहते हो? तुम्हें पता था ना कि उस कमरे में यक्षिणी कैद है, फिर भी तुमने उस कमरे को खोल दिया, आखिर क्यों? युग पहले कछुए के चेहरे का डर देखता है, फिर अभिमन्यु को देखकर हंसने लगता है। अभिमन्यु भी युग को देखकर हंसने लग जाता है। कछुआ हैरानी के साथ कहता है, क्या हुआ, तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? यहाँ हम इतनी बड़ी मुसीबत में हैं और तुम दोनों हंस रहे हो? युग हंसते हुए कहता है, हंसे नहीं तो क्या करें, ये अभिमन्यु तुझे बेवकूफ बना रहा था और तू बेवकूफ बन गया। कछुआ मुंह फाड़ते हुए कहता है, मतलब ये कि दरवाजा खटखटाने की आवाज ऊपर वाले कमरे से नहीं बल्कि सामने वाले दरवाजे से आ रही है। वो देख। युग ने अपने हाथ से दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा। कछुआ सामने वाले दरवाजे को देखते हुए कहता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था यार, ऐसा भला कोई मजाक करता है क्या? मेरी तो जान ही निकल गई थी। अभिमन्यु हंसते हुए कहता है, जान तो तेरी कछुए तब निकलेगी जब यक्षिणी हकीकत में बाहर आएगी। चल अब जल्दी जा और दरवाजा खोल। ना बाबा ना, मैं दरवाजा नहीं खोलने वाला। पता नहीं कौन आया होगा इतनी रात में, ऊपर से ये लाइट भी नहीं है। अभिमन्यु अपनी जगह से उठते हुए कहता है, तू ना डरपोक का डरपोक ही रहेगा, लगता है मुझे ही दरवाजा खोलना पड़ेगा। अभिमन्यु दरवाजे के पास जाता है और झट से दरवाजा खोल देता है। जब दरवाजा खुलता है तो वो देखता है कि दरवाजे के बाहर कायर खड़ा हुआ था, जो पूरी तरह से पानी से भीग चुका था। उसके हाथ में एक पॉलीथीन थी जिसमें कुछ रखा हुआ था। कायर गुस्सा करते हुए कहता है, ये क्या, तूने इतना टाइम क्यों लगा दिया दरवाजा खोलने में? मैं कब से बाहर खड़ा होकर दरवाजा खटखटा रहा हूँ। अभिमन्यु कायर को कोठी के अंदर लेते हुए वापस से दरवाजा लगाते हुए कहता है, यार कुछ नहीं, ये सब बस कछुए के कारण हुआ है। कछुआ कायर को देखकर खुश हो जाता है और कहता है, कायर तू आ गया, मुझे तो लगा था तू नहीं आने वाला। अरे ऐसे कैसे नहीं आऊंगा, आखिर कायर को कोई बारिश रोक सकती है क्या? वो क्या शेर था? हाँ याद आया, है ख्वाहिश की अब कोई ख्वाहिश नहीं, है ख्वाहिश की अब कोई ख्वाहिश नहीं, रुला दे मुझे अब ऐसी कोई बारिश नहीं, अब उसके अंगने में ऐसे बरसना बादल, अब उसके अंगने में ऐसे बरसना बादल, किसी के साथ करे वो कोई रंजिश नहीं। अभिमन्यु दाद देते हुए कहता है, वाह वाह। युग कायर को देखते हुए कहता है, अरे तेरे कपड़े तो पूरी तरह भीग गए हैं, अगर ऐसी ही हालत में रहा तो तुझे सर्दी हो जाएगी। एक काम कर, मेरे बैग में कपड़े पड़े हैं, उसे पहन ले। अरे नहीं युग, कुछ नहीं होता, मैं घर पर जाकर चेंज कर लूंगा। घर पर जाकर कैसे करेगा? आज तुम तीनों में से कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं पर रुकेंगे। इतने दिनों बाद मिले हैं यार, बचपन की बातें करेंगे, यादें ताजा करेंगे। अभिमन्यु युग का साथ देते हुए कहता है, हाँ युग ठीक कह रहा है, आज रात यहीं पर रुकते हैं। कायर खुश होते हुए कहता है, मुझे तो पहले ही पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए मैं पहले ही सारा इंतजाम करके आया था। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, सारा इंतजाम करके आया हूँ मतलब? कायर अपने हाथ की पॉलीथीन अभिमन्यु को देते हुए कहता है, ये देख। जब अभिमन्यु उस पॉलीथीन को खोलता है तो देखता है कि उस पॉलीथीन के अंदर खाने के 4-5 पैकेट थे और 2 विस्की, 2 बिस्लेरी पानी की बोतल भी थी। अभिमन्यु कहता है, ये कहां से लाया? कायर अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, अरे इसके ही कारण तो आने में देर हो गई। वैसे खाना बिंदु के हाथ का है, उसने युग के लिए भेजा है। तुम्हें तो पता ही है, बचपन से ही बिंदु युग की कितनी फिक्र करती है। कछुआ उदास होते हुए कहता है, यार क्या बिंदु ने बस युग के लिए खाना भेजा है, हमारे लिए नहीं भेजा? अरे कछुए, बिंदु को पता था कि हम तीनों भी उसके साथ हैं, इसलिए उसने हमारे लिए भी खाना भेजा है। फिर मैंने सोचा यदि सिर्फ खाना ही खाएंगे तो मजा नहीं आएगा, इसलिए फिर मैंने गला गीला करने का सामान भी खरीद लिया। युग हैरानी के साथ पूछता है, गला गीला करने का सामान मतलब विस्की यार? युग मना करते हुए कहता है, यार मैं विस्की नहीं पीता।
कायर बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहता है, क्या बात कर रहा है? शहर में रहकर तू नहीं पीता? नहीं यार, जरूरी थोड़ी है जो शहर में रहता होगा वो पीता ही होगा। सिर्फ विस्की क्या, मैं कुछ नहीं पीता और ना ही सिगरेट पान गुटखा कुछ खाता हूँ। इससे सेहत पर असर पड़ता है। कछुआ बीच में ही युग को टोकते हुए कहता है, ओ ज्ञानी बाबा, तू नहीं पीता तो मत पी, हमें ज्ञान मत दे, समझा? हमें पता है हमारी सेहत के लिए क्या अच्छा है। तेरे हिस्से की भी मैं पी लूंगा, ठीक उसी तरह जिस तरह मैंने कायर के हिस्से की झाड़ू लगाई है। कछुए की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। अभिमन्यु कायर से कहता है, कायर जाकर तू चेंज कर ले, लाइट तो पता नहीं कब तक आएगी, उसके आने का इंतजार नहीं कर सकते। कायर अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, यार लाइट आज शायद ही आए, गांव में बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ है और सुनने में आया है आज रात तूफान आने वाला है, जोरों से बारिश होगी, ऐसी बारिश जो सालों से नहीं हो। कछुआ हैरानी के साथ कहता है, क्या बात कर रहा है यार? हाँ यार सच। कछुआ डरते हुए कहता है, युग और अभिमन्यु, तुम दोनों ग्रेवयार्ड कोठी के सारी खिड़की दरवाजे बंद कर दो, पता नहीं कब क्या हो जाए। इतनी मेहनत से सफाई की है, अगर कचरा अंदर आ गया तो फिर से सफाई करनी पड़ेगी। अभिमन्यु कछुए को ताना मारते हुए कहता है, हाँ हम दोनों सारी खिड़की दरवाजे बंद कर दें और तू यहाँ मजे से आराम फरमा, है ना? अरे नहीं यार, तुम्हें तो पता ही है अंधेरे से मुझे कितना डर लगता है, अगर तुम काम कर लोगे तो क्या हो जाएगा? युग अपनी जगह से उठते हुए कहता है, अभिमन्यु, हम दोनों को ही सब खिड़की दरवाजे बंद करने पड़ेंगे, तुझे तो पता ही है इसकी आदत, इससे कुछ नहीं होने वाला। रात के 10 बज रहे थे और बाहर जोरों से बारिश हो रही थी। लाइट अभी तक नहीं आई थी, पर लैंप वाले झूमर को उसकी जगह पर लगा दिया गया था। झूमर के अंदर के सारे लैंप को जला दिया गया था, जिस कारण कोठी में हल्की हल्की पीली रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। उसी लैंप वाले झूमर के नीचे युग, अभिमन्यु, कछुआ और कायर खाने और पीने का सामान लेकर बैठे हुए थे। कायर ने कपड़े चेंज कर लिए थे। कछुआ खाने की पॉलीथीन देखते हुए कहता है, जल्दी ओपन कर भाई, अब सब्र नहीं होता, बहुत तेज भूख लगी है। कायर खाने के डिब्बे पॉलीथीन के अंदर से निकालते हुए कहता है, निकाल रहा हूँ यार, सब्र तो कर थोड़ा। कायर पॉलीथीन के अंदर से खाने के 4-5 डिब्बे निकालता है। जैसे ही कायर पहले डिब्बे पर से ढक्कन उठाता है, खाने की महक चारों तरफ फैल जाती है। युग खाने की खुशबू सूंघते हुए कहता है, वाह यार, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। कायर कहता है, अच्छी क्यों नहीं आएगी, आखिर मेरी बिंदु ने जो बनाया है। वैसे ये है क्या, बैंगलोर में तो ऐसा खाना नहीं मिलता। बैंगलोर में ये कैसे मिलेगा? ये तो मेघालय की फेमस डिश है ना, इसे जाधो कहते हैं। जाधो मतलब जाधो जो होता है ना, ये एक प्रकार से लाल चावल होता है जो पोर्क, चिकन या मछली के साथ पकाया जाता है। बिंदु ने इसे चिकन के साथ पकाया है। इसे बनाने के लिए पहले हरी मिर्च, प्याज, अदरक, हल्दी, काली मिर्च और तेज पत्ते का पेस्ट बनाया जाता है, जिसके बाद मांस के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ तला जाता है। बाद में इसमें लाल चावल यानी जाधो मिलाकर पकाया जाता है। कायर की सारी बात सुनने के बाद कछुआ हंसते हुए कहता है, देख रहा है ना युग, बिंदु के साथ रहने का असर, बंदे को ये तक पता चल गया कि जाधो बनाया कैसे जाता है। वैसे शादी के बाद एकदम परफेक्ट पति बनेगा तू ना शायर से बावर्ची बन जा, सही रहेगा तेरे लिए। कायर कछुए की बात का कुछ जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे पता था जवाब देना बेकार है। कायर दूसरे डब्बे में से ढक्कन हटाते हुए कहता है, ये दो नयोंग है। दरअसल ये सुअर के मांस की करी है, जिसे बहुत ही लाजवाब तरीके से पकाया जाता है। इसमें फ्राइड पोर्क को चावल और गाढ़ी ग्रेवी के साथ बनाया जाता है, जो कि साथ परोसा जाता है। काला तिल इस डिश की जान होती है, जो इसमें अनूठा स्वाद देता है। कायर जैसे ही तीसरा डिब्बा खोलता है, युग उसे टोकते हुए कहता है, ये नखम बिच्ची है। ये एक स्पेशल सूप है जिसे भोजन से पहले लिया जाता है। अक्सर इसे मेहमानों को परोसा जाता है। नखम सूखी मछली होती है जिसे सूरज की धूप में सुखाया जाता है। सूप बनाने के लिए इसे पहले तलकर और फिर पानी में उबाला जाता है। सूखी मछली को उबालने के बाद इसे टेस्टी बनाने के लिए इसे बहुत सारी मिर्च और काली मिर्च के साथ पकाया जाता है। कायर खुश होते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा तूने, पर तुझे कैसे पता इस डिश के बारे में? पहले कभी खाई है क्या? युग गुस्से से कहता है, बचपन में माँ अक्सर यही डिश मुझे खिलाया करती थी। कायर युग के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, तो यार इतने गुस्से से क्यों बोल रहा है? जरा प्यार से बोल, मछली का कांटा फंस गया क्या? इतना कहकर कायर हंसने लग जाता है। जब कायर सभी खाने के डिब्बों पर के ढक्कन हटा देता है, तो अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, ये क्या, तू तो सब कुछ नॉनवेज लाए है? हाँ तो क्या हुआ, तू नॉनवेज नहीं खाता क्या? पर बचपन में तो बड़े शौक से खाया करता था। यार बात वो नहीं है,
बात यह है कि मैंने पढ़ा है कि जिस जगह शैतानी आत्मा का वास होता है वहाँ पर मांस नहीं खाना चाहिए, वरना आत्मा की भूख बढ़ जाती है। वो आवाजें लगाने लग जाते हैं और तुझे पता है ना, ऊपर वाले कमरे में यक्षिणी कैद है। कायर चिढ़ते हुए कहता है, यार अभिमन्यु तू फिर शुरू हो गया। माना तू पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, पर तेरी ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी हर जगह मत लाया कर, समझा? यार मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में। कछुआ कायर और अभिमन्यु को बीच में ही टोकते हुए कहता है, बस करो यार, तुम दोनों मुझे चैन से खाना तो खाने दो, और खाने के वक्त यक्षिणी की बात मत करो, समझे? कछुआ विस्की की बोतल अपने हाथ में लेते हुए कहता है, बस एक बार ये विस्की मेरे अंदर उतरने दो, फिर देखना अंदर का सारा डर बाहर होगा। सब लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। कछुआ खाना खाने के साथ विस्की के पैक भी पीते जा रहा था और अभिमन्यु खाना कम पी ज्यादा रहा था। उसके एक हाथ में विस्की का गिलास था तो दूसरे हाथ में सिगरेट, जिसके वो लंबे लंबे कश लगाए जा रहा था। रात के 3 बज रहे थे। ज्यादा शराब पीने की वजह से अभिमन्यु, कछुआ और कायर जमीन पर ही सो गए थे। युग भी उनके पास ही रखे सोफे के ऊपर सो रहा था। युग सो ही रहा था कि तभी उसे एक सपना आता है। उस सपने में वो देखता है कि उसके पापा और वो बेंगलोर के एक्सीलेंस बोर्डिंग स्कूल के दरवाजे के सामने खड़े थे। ये वही दिन था जब युग ने आखिरी बार अपने पिता को देखा था। इस वक्त युग 6वीं क्लास में था और युग के पिता उसे बोर्डिंग स्कूल में छोड़ने आए थे। युग के पिता की आंखों में नमी साफ दिख रही थी। युग के पिता पैरों के बल बैठते हुए युग से कहते हैं, बेटा, मुझे पता है अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है, पर मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तुम मुझे कभी गलत मत समझना। ये फैसला मेरा नहीं, तुम्हारी माँ का है। और बेटा, तुम जानते हो ना कि तुम्हारी माँ के आगे किसी की नहीं चलती। वो कितनी जिद्दी है, अपनी बात मना कर ही मानती है। युग रोते हुए कहता है, पापा, मम्मी ऐसा क्यों कर रही है? वो मुझे आपसे दूर क्यों कर रही है? मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ पापा। रहना तो मैं भी तुम्हारे साथ चाहता हूँ बेटा, पर मैं हालातों के आगे मजबूर हूँ। पता नहीं तुम्हारी माँ तुम्हें बोर्डिंग स्कूल क्यों भेज रही है। मेरी तो समझ नहीं आता कि एक माँ इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। तुम्हारी माँ के अंदर जरा सी भी ममता नहीं है। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारी माँ से शादी की। पर पापा, मम्मी तो मुझसे बहुत प्यार करती है ना। अगर बेटा तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती तो वो तुम्हें यहाँ नहीं भेजती। वो बस दिखावा करती है तुम्हारे सामने अच्छा बनने का, पर असल में वो ऐसी औरत नहीं है। इतना कहकर युग के पिता अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। युग फिर रोते हुए कहता है, पापा, मुझे अकेले छोड़ के मत जाइए, मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊंगा। अब यही तुम्हारी दुनिया है बेटा, और तुम घबराओ मत। वार्डन को मैंने अपना नंबर दे दिया है। तुम्हें जब भी मेरी याद आए तो उन्हें कॉल लगाने के लिए बोल दिया करना। नहीं पापा, आप मत जाइए, रुक जाइए, मुझे डर लग रहा है। डरो मत बेटा, यहाँ पर तुम्हें नए दोस्त मिलेंगे। यहाँ से तुम्हारा एक नया सफर शुरू होगा। युग अपने पिता की उंगली पकड़ते हुए कहता है, नहीं पापा, मैं आपके और मम्मी के बिना नहीं रह पाऊंगा। मुझे भी अपने साथ ले जाइए। मैं अब मस्ती भी नहीं करूंगा। आपकी और मम्मी की सारी बात मानूंगा, पक्का, प्रॉमिस। युग के पिता युग के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं, तुम्हें अकेले रहना सीखना पड़ेगा बेटा। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। मैं तुम्हें अपने से दूर होने से रोक नहीं पाया। मैं तुम्हारी माँ की जिद के सामने हार गया। मैं अच्छा पिता नहीं हूँ। नहीं पापा, आप बहुत अच्छे पापा हैं, बस माँ ही खराब है। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। युग के पिता अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहते हैं, ट्रेन के लिए देर हो रही है बेटा, अब मुझे जाना पड़ेगा। युग दहाड़ मार मार के रोने लग जाता है और कहता है, नहीं पापा, आप मत जाइए, रुक जाइए। युग के बार बार कहने पर भी उसके पिता नहीं रुकते हैं और बोर्डिंग स्कूल के दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। युग उन्हें अपने से दूर होते हुए देख रहा था और बार बार रोते हुए बस एक ही बात दोहराया जा रहा था, रुक जाइए पापा, मत जाइए, रुक जाइए पापा, मत जाइए। कहते हुए ही युग अपने सपने में से बाहर आ जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि कायर, कछुआ और अभिमन्यु अभी भी घोड़े बेचकर सो रहे थे। प्यास के कारण युग का गला सूख गया था। युग जमीन पर रखी बिस्लेरी की बोतल उठाता है और पानी पीने लगता है। अभी युग ने बस एक घूंट ही पानी पिया था कि तभी उसे एक आदमी की आवाज सुनाई देती है, युग बेटा, ओ युग बेटा। युग ये आवाज सुनकर शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है, ये आवाज किसकी है? हवेली में तो हम बस 4 ही लोग हैं और ये तीनों तो सो रहे हैं। फिर ये आवाज किसकी थी? कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? फिर आदमी की आवाज सुनाई देती है, युग बेटा, ओ युग बेटा। युग खुद से कहता है, नहीं नहीं, मेरे कान नहीं बज रहे, सच में आवाज आ रही है और ये आवाज तो कुछ
जानी पहचानी लग रही है। हाँ, ये आवाज तो पापा की है, मेरे पापा की। सदियों से है पुरानी।